गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। तो स्वागत है आप सबका यूट्यूब चैनल SBM ऑनलाइन क्लासेस में। तो हम लोग ऑब्जेक्टिव सीरीज स्टार्ट किए थे, जिसमें से बायो का हम लोग डेली ऑब्जेक्टिव कर रहे हैं। कल हम लोगों ने पिछले चैप्टर पोर्शन का ऑब्जेक्टिव पूरी अच्छी तरीके से क्लियर कर लिया है। आज के वीडियो में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर के ऑब्जेक्टिव को क्लियर करने वाले हैं, तो बने रहिएगा चैनल के साथ। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग नेक्स्ट चैप्टर श्वसन। चलिए, पहला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो कभी भी अगर आपको श्वसन कहा जाए तो यहाँ पर अगर बताया नहीं गया है कौन सा श्वसन है, तो आपको हमेशा समझना है कि ये वायवीय श्वसन है। तो श्वसन की क्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो श्वसन जो होता है वो उपचयन अभिक्रिया है। आप लोग को याद रखना है कि श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो श्वसन उपचयन अभिक्रिया है। अगले क्वेश्चन की ओर जाते हैं। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है कि बाहरी वातावरण से कोशिका में ऑक्सीजन का स्थानांतरण और कार्बन डाइऑक्साइड को हटाना क्या कहलाता है। तो देखिए, यहाँ पर क्या हो रहा है कि ऑक्सीजन कोशिका तक पहुंच गया है और कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो रहा है, बाहर हो रहा है। तो कार्बन डाइऑक्साइड के बाहर निकलने की क्रिया कहलाती है निःश्वसन। तो इसी कारण से हमारे ऑप्शन नंबर 2 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, निःश्वसन। अगला क्वेश्चन है कि तिलचट्टा में कितने जोड़े श्वास तंत्र पाए जाते हैं। तो याद रखिएगा, जो तिलचट्टा होता है जिसे कॉकरोच भी बोला जाता है, तो उसमें 10 जोड़े पाए जाते हैं। कितना जोड़ा पाया जाता है, 10 जोड़ा। और अगर संख्या का बात हो तो अगर जोड़े में 10 है तो संख्या में कितना हो जाएगा, तो संख्या में 20 हो जाएगा। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि पौधों में श्वसन क्रिया के अंतर्गत एटीपी के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है। यानी कि पौधे जब श्वसन की क्रिया करते हैं तो उस दौरान एटीपी से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है। और आप लोग ये बात हमेशा याद रखिएगा कि ऊर्जा जो मुक्त होती है वो सदैव एटीपी में मुक्त होती है। ऊर्जा किस में मुक्त होती है, तो ऊर्जा सदैव मुक्त होती है एटीपी में। तो क्वेश्चन है कि पौधों में श्वसन क्रिया के अंतर्गत एटीपी से टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है। तो पौधों में 30.5 किलो जूल प्रति मोल, याद रखना है कितनी होती है, तो 30.5 किलो जूल प्रति मोल ऊर्जा क्या होती है, तो मुक्त होती है। किसमें बच्चा लोग, तो पौधों में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पाइरूवेट के विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है और यह क्रिया कहाँ होती है। तो आप लोगों को ये बात याद रखना है कि जो कोशिका होती है, जो सेल होता है, उसका ऊर्जा गृह किसको कहा जाता है। कोशिका की जो ऊर्जा गृह होती है, यानी कोशिका का जो ऊर्जा गृह होता है वो किसे कहा जाता है। तो आप सभी को ये पता होना चाहिए कि कोशिका का जो ऊर्जा गृह है वो कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। कोशिका का ऊर्जा गृह किसे कहा जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। तो यही क्वेश्चन है कि कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा, यह क्रिया कहाँ होती है। तो चूंकि ऊर्जा का उत्पादन जहाँ पे होगा वही ये सब क्रिया होगी, तो ऊर्जा का उत्पादन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तो इसी कारण से ये सभी क्रियाएं कहाँ होती है, तो ये सभी क्रियाएं माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, माइटोकॉन्ड्रिया। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है। तो देखिए, अगर हम लोग बात करते हैं वायवीय श्वसन का, जो मनुष्य के शरीर में होता है, तो मनुष्य क्या करता है, ऑक्सीजन गैस को ग्रहण करता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को त्यागता है, ये बात तो पता है। लेकिन यहाँ पर है इथाइल अल्कोहल। तो जो वायवीय श्वसन में कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, तो अवायवीय श्वसन में क्या बनता है, तो अवायवीय श्वसन में बनता है इथाइल अल्कोहल। याद रखना है आप लोगों को, इथाइल अल्कोहल किस में बनता है, अवायवीय श्वसन में। यानी कि इस श्वसन में ऑक्सीजन गैस की आवश्यकता नहीं होती है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है। यानी कि कोशिका से जो ऊर्जा मुक्त होती है वो किस रूप में होती है, तो कोशिका से जो ऊर्जा मुक्त होती है वो एटीपी के रूप में होती है। किस रूप में ऊर्जा मुक्त होती है, तो एटीपी के रूप में मुक्त होती है। अगला है, तिलचट्टा में कितने जोड़े श्वास रंध्र पाए जाते हैं। अभी जस्ट ये क्वेश्चन हम लोग ऊपर किए हैं कि तिलचट्टा यानी कि कॉकरोच में कितने पाए जाते हैं, तो कॉकरोच में पाए जाते हैं 10 जोड़े। अगला क्वेश्चन देखिए,
मछली का श्वसनांग है, यानी कि इसमें से मछली जो है वो किसके द्वारा श्वसन करती है? तो ऑप्शन है ट्रैकिया, गिल्स, त्वचा और फेफड़ा। बच्चा लोग, आप लोगों को इतना तो पता होना चाहिए कि मछली का श्वसन है, चूंकि मछली पानी में रहती है और उसी के द्वारा श्वसन करती है, तो मछली का श्वसन अंग है गिल्स, जिसे हिंदी में गलफड़ा भी बोला जाता है। इंग्लिश में बोलते हैं गिल्स, GILLS, गिल्स भी बोला जाता है, या इसी का एक अन्य नाम गलफड़ा भी है। तो मछली का श्वसनांक है, तो मछली का श्वसनांक गिल्स या गलफड़ा है। अगला देखिए, किस प्रकार के श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है? क्वेश्चन है कि किस प्रकार के श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है? तो जिस श्वसन में ऑक्सीजन गैस की आवश्यकता होती है, उसी श्वसन में क्या होता है? अधिक ऊर्जा मुक्त होती है। तो हम सभी को पता है कि किस गैस में ऑक्सीजन की सबसे जरूरत होती है, तो वायवीय श्वसन में। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वायवीय। वायवीय श्वसन में ऑक्सीजन गैस की जरूरत होती है और साथ ही साथ इसी में अधिक ऊर्जा भी मुक्त होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 कि श्वसन की अंतिम उत्पाद क्या है? यानी कि श्वसन जो होता है उसका अंतिम उत्पाद क्या है? तो श्वसन का जो अंतिम उत्पाद होता है वो होता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस और ऊर्जा। जब हम लोग श्वसन लेते हैं, श्वसन करते हैं, तो ऑक्सीजन गैस को ग्रहण करते हैं और शरीर के अंदर में क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है और उसके साथ साथ ऊर्जा भी मुक्त होती है। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 पौधों में श्वसन होता है, तो पौधों में जो श्वसन की क्रिया होती है वो पौधों की पत्तियों में होती है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, पत्तियों में। अगला है कि कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? देखिए, वैसे तो बहुत सारी बीमारियां हैं जो श्वसन तंत्र को प्रभावित करती है या श्वसन तंत्र से संबंधित है, लेकिन दिए गए ऑप्शन के अनुसार यहाँ डायरिया, निमोनिया, मलेरिया, मधुमेह, मधुमेह यानी जिसको डायबिटीज भी बोला जाता है, तो इन सभी बीमारी में से जो निमोनिया है, ऑप्शन नंबर बी, ये निमोनिया बीमारी जो है ये श्वसन तंत्र से संबंधित है, जो हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि श्वसन के अध्ययन के लिए उपयोग किए जाने वाले बीज, यानी कि श्वसन का जब अध्ययन किया जाता है इसके लिए किस बीज का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन है सूखे बीज, अंकुरित बीज, उबले हुए बीज, कुचले हुए बीज। तो देखिए बच्चे लोग, यहाँ पर बोल रहा है कि कैसे बीज हो, चूंकि जो अंकुरित बीज होता है, अंकुरित बीज आप सभी लोग जानते होंगे, यानी कि अंकुरित बीज आप लोग देखे होंगे कि जब चना हो जाता है, मूंग हो जाता है, तो घर में उसे फूलने के लिए रात भर पानी में भिगो के छोड़ देते हैं, सुबह उसको किसी सूती कपड़े में बांध देंगे तो देखने को मिलेगा कि उससे कुछ थोड़े थोड़े पेड़ निकल आए हैं, उस बीज को ही बोला जाता है अंकुरित बीज। तो क्वेश्चन है कि इसके अध्ययन के लिए, उस श्वसन के अध्ययन के लिए किस बीज का प्रयोग किया जाता है? तो श्वसन के अध्ययन के लिए जो अंकुरित बीज होते हैं उन्हीं का प्रयोग किया जाता है। सही आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, अंकुरित बीज। अगले क्वेश्चन की ओर जाते हैं। निश्वास द्वारा निकली हुई वायु में रहती है, यानी कि जब हम लोग वायु को छोड़ते हैं शरीर से बाहर, तो उसमें कौन सी गैस होती है? तो हम सभी को पता है उसमें गैस होती है CO2, यानी इसका नाम है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ऑप्शन नंबर ए। अगला है ग्लाइकोलाइसिस होता है। क्वेश्चन है कि ग्लाइकोलाइसिस कहाँ होता है? तो ग्लाइकोलाइसिस जो प्रक्रिया है वो होता है कोशिका द्रव्य में। ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया कहाँ होता है? तो याद रखना है, कोशिका द्रव्य में होता है। किस पौधे में रंध्र अनुपस्थित रहता है? किस पौधे में रंध्र अनुपस्थित रहता है? तो हम लोग पढ़े हैं इस चैप्टर में कि रंध्र जो होता है वो पत्तियों में एक छिद्रनुमा संरचना होती है जो वाष्पोत्सर्जन और पौधे में श्वसन के लिए क्या होती है? आवश्यक होती है। मुख्य रूप से जो ये रंध्र पाए जाते हैं, ये रंध्र पाए जाते हैं पत्तियों में। ये रंध्र कहाँ पाए जाते हैं? तो ये रंध्र पाए जाते हैं पत्तियों में पाए जाते हैं। तो ये पूछा है कि निम्न में से किसमें ये नहीं पाए जाते हैं? ऑप्शन है हमारा आम, हाइड्रिला, नागफनी, कनेर। तो इसमें जो हाइड्रिला है, जिसे हाइड्रा भी कहा जाता है मुख्यतः, इसमें क्या होता है कि रंध्र नहीं पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 किण्वन प्रक्रिया कहाँ पाई जाती है? तो किण्वन प्रक्रिया जो मुख्यतः पाई जाती है वो पाई जाती है ईस्ट में। याद रखना है आप लोगों को, किण्वन प्रक्रिया कहाँ पाई जाती है? तो किण्वन प्रक्रिया पाई जाती है ईस्ट में। अगला क्वेश्चन देखिए, ट्रैकिया किस जीव का श्वसन अंग है? ट्रैकिया किस जीव का श्वसन अंग है? ऑप्शन है हाइड्रा, स्टारफिश, कॉकरोच और पायला। तो इनमें से जो हमारा कॉकरोच होता है, इस कॉकरोच में जो श्वसन होता है वो मुख्यतः ट्रैकिया के द्वारा होता है। हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है कि ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से मुक्त होती है। तो ग्लूकोज जो टूटता है, ध्यान रखिएगा, ग्लूकोज का होता है फॉर्मूला C6H12O6। तो ग्लूकोज जब टूटता है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड भी बनाता है, साथ ही साथ जल भी बनाता है, इसके साथ साथ ऊर्जा भी मुक्त करता है, एनर्जी। तो क्वेश्चन है कि ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से क्या मुक्त होता है। तो ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से CO2 गैस भी, ऊर्जा भी, जल तीनों मुक्त होती है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी हमारा बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही। तो याद रखना है आप लोगों को कि ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से, जब ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण करवाया जाता है तो इससे हमको मुक्त होता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ऊर्जा और जल, तीनों चीज मुक्त होता है। एटीपी का विस्तारित रूप, एटीपी का फुल फॉर्म। तो एटीपी का फुल फॉर्म आप लोगों को याद रखना है कि एटीपी का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट क्या होता है, रिपीट कीजिए मेरे साथ, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो याद रखना है एटीपी का फुल फॉर्म एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, रंध्र का मुख्य कार्य क्या है। तो अभी हम लोग बताएं आपको कि रंध्र का जो मुख्य कार्य होता है, रंध्र पाए कहाँ जाते हैं, तो रंध्र पाए जाते हैं पत्तियों में, और इसका जो मुख्य कार्य होता है वो होता है गैसों का विनिमय करना और साथ ही साथ वाष्पोत्सर्जन करना। वाष्पोत्सर्जन कहने का तात्पर्य है वाष्प का उत्सर्जन, पौधे के अंदर जो जल की मात्रा पाई जाती है उसका उत्सर्जन जो होता है वो रंध्र के माध्यम से ही होता है। गैसों का विनिमय, पौधे जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को वायुमंडल से ग्रहण करते हैं और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान बने हुए ऑक्सीजन गैस को बाहर निकालते हैं। तो इन सभी का कार्य किसके द्वारा होता है, तो रंध्र के द्वारा ही होता है। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गैसों का विनिमय एवं वाष्पोत्सर्जन। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 23, मनुष्य में नासिका छिद्र, लैरिक्स, ट्रैकिया तथा फेफड़ा मिल, ये सभी मिलकर जो बनाते हैं वो बनाते हैं श्वसन तंत्र। देखिए यहाँ पर क्या है क्वेश्चन कि मनुष्य में नासिका छिद्र जो हमारा नाक है, लैरिक्स, ट्रैकिया और फेफड़ा, ये सभी मिलकर के क्या बनाते हैं, तो ये सभी मिलकर के बनाते हैं श्वसन तंत्र। याद रखना है आप लोगों को श्वसन तंत्र के महत्वपूर्ण अंग कौन कौन से हैं। कल हम लोग पाचन के महत्वपूर्ण अंगों के बारे में जाने थे, जैसे पाचन की क्रिया जो शुरू होती है मुख गुहा, उसके बाद मुख गुहा से होते हुए वो अमाशय में जाती है, अब मुख गुहा और अमाशय के बीच में ग्रसनी, फिर ग्रास नली, अमाशय से होते हुए भोजन, छोटी आंत और बड़ी आंत, और इस सभी में लीवर जो है ये भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, गन्याशय महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो ये सब आपको पाचन तंत्र से संबंधित अंग, श्वसन तंत्र से संबंधित अंग, इन सभी के बारे में याद रहना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन अब देखिए यहाँ पर देखिए श्वसन तंत्र से कम ही क्वेश्चन था, तो आज हम सोचें क्या कि दो चैप्टर को मिक्स करके ले लेते हैं। जैसे कल हम लोग पिछले चैप्टर में पोषण चैप्टर का कवर कर लिए सारा क्वेश्चन, तो आज की क्लास में हम लोग श्वसन चैप्टर के साथ साथ परिवहन चैप्टर के भी ऑब्जेक्टिव को क्लियर कर लेते हैं, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग उत्सर्जन को करेंगे। तो आइए हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है परिवहन। देखिए परिवहन, पहला क्वेश्चन है कि पादप में जाइलम उत्तरदायी है। पादप में किस चीज के लिए जाइलम उत्तरदायी है, तो आपको जाइलम से पहले एक चीज समझना है, वो है संवहन ऊतक। संवहन ऊतक, तो याद रखना है कि पौधे में जो ये संवहन ऊतक होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं, एक होता है जाइलम और दूसरा है फ्लोएम। एक है जाइलम और दूसरा है फ्लोएम। तो ये जाइलम का जो कार्य होता है ये पौधे में जल का वहन करता है और जब भोजन का संचय भी करता है, और वही जो फ्लोएम है वो फ्लोएम क्या करता है, वो भोजन का वहन करता है। तो क्वेश्चन हमसे पूछा है कि पादप में जाइलम किस लिए, तो जाइलम अभी जस्ट हम आपको बताए कि जल के वहन के लिए क्या होता है, उत्तरदायी होता है। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही, जल का वहन के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए,
प्लाज्मा के अलावा रक्त में निम्नलिखित में से क्या पाए जाते हैं? तो रक्त जो होता है वो 2 भागों में रक्त में पाए जाते हैं, क्या-क्या? तो रक्त में पाए जाते हैं, पहला पाया जाता है प्लाज्मा और साथ-साथ रुधिर कणिकाएँ पाई जाती है। तो रुधिर कणिकाएँ में क्या-क्या है यहाँ पर डब्ल्यूबीसी भी है, आरबीसी भी है और रक्त पट्टिकाणु भी है। तो ये सभी प्लाज्मा के अलावा रक्त में पाए जाते हैं। तो आरबीसी भी पाया जाता है, डब्ल्यूबीसी भी पाए और साथ-साथ रक्त पट्टिकाणु भी पाए जाते हैं। तो हमारा ऑप्शन डी इनमें से सभी बिल्कुल क्या हो जाएगा? सही। तो प्लाज्मा के अलावा ये सभी चीज़ें कहाँ पाई जाती है? तो रक्त में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन है कि मेरुरज्जु के आघात से क्या हो सकता है? तो जब हम लोग चैप्टर पढ़ रहे थे तो हम लोग बहुत अच्छी तरीके से पढ़े हैं कि मेरुरज्जु बहुत सारे कार्यों को संपादित करता है। तो जब मेरुरज्जु किसी व्यक्ति का उसमें आघात होता है तो आप लोग एक नाम सुने होंगे रोग का, लकवा। यानी कि इंग्लिश में इसको पैरालिसिस बोला जाता है। ये पैरालिसिस यानी कि जब लकवा होता है तो शरीर का अगर मान के चलिए लेफ्ट साइड हुआ या राइट साइड किसी एक साइड हुआ, किसी अंग में लग जाता है, हाथ में, पैर में, इस प्रकार से अगर किसी व्यक्ति को पैरालिसिस हो जाता है, किसी को लकवा मार देता है, उसका वो अंग बिल्कुल शून्य हो जाता है, काम करना बंद कर देता है। तो ये किसके कारण होता है? तो ये होता है मेरुरज्जु के आघात से। यानी मेरुरज्जु में बाय चांस आघात हुआ कुछ सोचने से या चोट लगने से, इस कारण से तो क्या हो सकता है? व्यक्ति को लकवा हो सकता है। तो मेरुरज्जु के आघात से क्या होता है? तो हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लकवा बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन देखिए कि कौन सा रक्त समूह यूनिवर्सल डोनर सर्वदाता, याद रखना है, सर्वदाता रक्त समूह, सर्वदाता रक्त समूह, सर्वदाता रक्त समूह। तो याद रखना है, देखिए मनुष्यों में जो, याद रखना है मनुष्यों में जो ब्लड ग्रुप होता है वो ब्लड ग्रुप होता है 4 टाइप का। ब्लड ग्रुप, ब्लड ग्रुप कितने टाइप का होता है? 4, ए, बी, ओ एंड ए बी। ये 4 टाइप के ब्लड ग्रुप मनुष्यों के शरीर में पाए जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर ये जो ओ ब्लड ग्रुप होता है, ये जो ओ ब्लड ग्रुप है इसे कहा जाता है सर्वदाता रक्त समूह। यानी कि ये जो रक्त समूह है किसी भी समूह वाले रक्त को, यानी ये ओ को भी रक्त दे सकता है, ये बी को भी रक्त दे सकता है और ये ए बी को भी रक्त दे सकता है। चूंकि ये सभी को रक्त दे सकता है इसीलिए इसे सर्वदाता कहा जाता है। और ये सभी से रक्त ले सकता है, यानी ए से भी ये रक्त ले सकता है, बी से भी ले सकता है और ए बी से भी ले सकता है। नहीं सॉरी बच्चा लोग, ओ नहीं ले सकता है, ए बी ले सकता है। यानी कि जो ये ए बी है, ए से भी ब्लड ले सकता है, बी से भी ले सकता है और ओ से भी ले सकता है। तो ओ सबको दे सकता है इसीलिए इसे सर्वदाता कहा जाता है और ओ सभी से ले सकता है इसीलिए इसे सर्वग्राही कहा जाता है। तो याद रखना है आप लोगों को कि सर्वदाता रक्त समूह ओ को बोला जाता है और सर्वग्राही ए बी को बोला जाता है। तो हमसे पूछा है क्वेश्चन कि कौन सा रक्त समूह यूनिवर्सल डोनर है? सर्वदाता है। तो सर्वदाता है हमारा ओ ब्लड ग्रुप, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि डायलिसिस मशीन द्वारा रक्त का शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? देखिए जब किसी व्यक्ति की किडनी खराब हो जाती है तो हम लोग जानते हैं कि किडनी यानी कि वृक्क जो होता है वो रक्त को शुद्ध करने का कार्य करता है। लेकिन यदि बाय चांस किसी व्यक्ति की किडनी खराब हो जाती है तो उसका जो शुद्धिकरण किया जाता है वो डायलिसिस मशीन द्वारा किया जाता है और ये प्रक्रिया कहलाती है हीमोडायलिसिस। डायलिसिस मशीन द्वारा शुद्धिकरण क्या कहलाता है रक्त का? तो वो कहलाता है हीमोडायलिसिस, याद रखना है। और आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, और आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि रक्त का शुद्धिकरण मशीन द्वारा किस मशीन द्वारा होता है? तो याद रखना है कि डायलिसिस मशीन द्वारा होता है और ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? ये प्रक्रिया हीमोडायलिसिस कहलाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 कि उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं? देखिए उच्च रक्तचाप यानी कि जब ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है तो इसे क्या कहते हैं? आप लोग कभी सुने हैं कि ज्यादा हाइपर मत हो?
सुने तो जरूर होंगे। जब किसी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है तो उसे बोलता है ना कि इतना हाइपर मत हो। तो बस यही कारण है कि जब बहुत ज्यादा गुस्सा आता है तो उस समय क्या होता है कि ब्लड प्रेशर बढ़ने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। तो इस स्थिति को, ब्लड प्रेशर जब हाई होता है तो इस स्थिति को हाइपर टेंशन बोला जाता है। देखिए बच्चे लोग, तो इसीलिए बोला जाता है इधर हाइपर मत हो, क्योंकि ब्लड ग्रुप क्या हो जाता है, ब्लड प्रेशर बहुत हाई हो जाता है। तो इसी कारण से इस स्थिति को क्या बोला जाता है, तो हाइपर टेंशन बोला जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, हृदय में रक्त का प्रवाह कैसे होता है। तो आपको याद रखना है कि हृदय में जो होते हैं वो टोटल 4 कोष्ठ होते हैं। पहले दायां अलिंद, बायां अलिंद, दायां निलय, बायां निलय। टोटल कितने कोष्ठ होते हैं, तो 4 कोष्ठ होते हैं। तो रक्त का जो प्रवाह होता है हृदय में वो दाएं अलिंद से बाएं निलय की ओर होता है, दाएं अलिंद से बाएं निलय की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए कि रुधिर क्या है। तो रुधिर बच्चे लोग एक प्रकार का उत्तक है, इसे तरल संयोजी उत्तक भी बोला जाता है या संयोजी उत्तक भी बोला जाता है। मनुष्य के शरीर में केवल यही एक ऐसा उत्तक है जो तरल अवस्था में पाया जाता है। तो क्वेश्चन है कि रुधिर क्या है। तो रुधिर एक तरल संयोजी उत्तक है या सिर्फ संयोजी उत्तक भी इसे बोल सकते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 9, मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं। अभी जस्ट हम लोग पढ़े कि मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं, तो 4 कोष्ठ होते हैं, दायां अलिंद, बायां अलिंद, दायां निलय और बायां निलय। तो मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं, तो मानव हृदय में टोटल 4 कोष्ठ होते हैं। अगला है मानव हृदय का औसत संकुचन दाब है। तो मानव हृदय का जो औसत संकुचन दाब है वो है 120 mmHg। कितना है, तो 120 mmHg। आपको याद रखना है कि मानव का जो ब्लड प्रेशर होता है यानी कि जो बीपी होता है वो सामान्य मनुष्य का बीपी होता है 120/80 mmHg। याद रखना है 120/80 mmHg, ये एक सामान्य मनुष्य का ब्लड प्रेशर होता है। अगला क्वेश्चन देखिए 11 नंबर, पौधे में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है। तो हम लोग अभी जाने ऊपर ही कि पौधे के जो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है, गैसों के विनिमय की क्रिया होती है, ये सभी क्रियाएं पौधे की पत्तियों में होती है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 12, पादप में जाइलम उत्तरदायी है। तो जाइलम उत्तरदायी होता है जल के वहन के लिए और फ्लोएम उत्तरदायी होता है भोजन के वहन के लिए। तो ऑप्शन हमारा ए बिल्कुल सही हो जाएगा, जल के वहन के लिए जाइलम उत्तरदायी है। अगला क्वेश्चन देखिए कि खुला रुधिर परिसंचरण तंत्र कहाँ पाया जाता है। तो जो कॉकरोच होता है यानी कि जो तिलचट्टा होता है उस तिलचट्टे में पाया जाता है खुला परिसंचरण तंत्र। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, पादप में फ्लोएम उत्तरदायी है। देखिए क्वेश्चन आ ही गया फ्लोएम वाला, जाइलम जल के लिए तो फ्लोएम किसके लिए, तो फ्लोएम उत्तरदायी है भोजन के संवहन के लिए। तो सही ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 15, रक्त को थक्का बनाने में कौन सहायक होता है। देखिए तो रक्त में जो रक्त के कण होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स। एक याद रखिएगा कौन कौन से होते हैं, तो आरबीसी रेड ब्लड सेल्स, डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल्स और तीसरा है प्लेटलेट्स। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। जो आरबीसी होता है इसका कार्य है, आरबीसी का कार्य है ऑक्सीजन का वहन करना। जो डब्ल्यूबीसी है इसका कार्य होता है मुख्यतः शरीर को रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करना यानी रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करना। और जो ये प्लेटलेट्स होता है इस प्लेटलेट्स का कार्य होता है कि रक्त अगर कहीं बह रहा है तो उसे थक्का बनाना। तो हमसे क्वेश्चन यही पूछा है कि रक्त को थक्का बनाने में कौन सा सहायक होता है, तो रक्त को थक्का बनाने में प्लेटलेट सहायक होता है। ऑप्शन हमारा प्लेटलेट्स नहीं दिया हुआ है तो ऑप्शन नंबर डी हम दे सकते हैं, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए कि एक कोशिकीय शैवाल में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है। तो जो एक कोशिकीय शैवाल होते हैं उनमें जल का परिवहन विसरण के द्वारा होता है। अगला देखिए पादप में जाइलम बताइए कितना बार आ गया है। तो आप लोग को तो अब आंसर याद हो गया होगा, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 18 नंबर, पौधों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है। तो इसका भी आंसर आप लोग को बताना, जल्दी जल्दी बताइए। तो क्या होगा, बिल्कुल सही। देखिए ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, रंध्र। गैसों का आदान प्रदान और वाष्पोत्सर्जन दोनों की क्रिया किसके द्वारा होती है, तो दोनों की क्रिया होती है रंध्र के द्वारा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। देखिए
अगला क्वेश्चन है, हृदय से रक्त का संपूर्ण शरीर में पंप होता है। हृदय में जो रक्त का संपूर्ण शरीर होता है में पंप किया जाता है, होता है फेफड़ों द्वारा, निलय द्वारा, अलिंद द्वारा, इनमें सभी द्वारा। तो निलय के द्वारा, निलय के द्वारा क्या होता है, हृदय से रक्त का संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है। एक सेकंड चलो, निलय नहीं, अलिंद द्वारा, अलिंद द्वारा, अलिंद के द्वारा क्या होता है, रक्त का संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन से यंत्र का उपयोग रक्त दाब मापने में किया जाता है। तो स्फाइगोमैग्नोमीटर, स्फाइगोमैग्नोमीटर, इसका प्रयोग क्या किया जाता है, या इस यंत्र का प्रयोग रक्त दाब को मापने में किया जाता है। अगला देखिए कि रक्त का कौन सा अवयव घायल स्थानों से रक्त स्राव के मार्ग को रक्त का थक्का बनाकर अवरुद्ध करता है। तो रक्त को थक्का बनाने में अभी हम लोग पढ़े हैं कि प्लेटलेट्स मदद करता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा हो जाएगा प्लेटलेट्स, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन देखिए कि इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण रक्त लाल दिखाई पड़ता है। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ज्यादा। तो रक्त की जो लाल रंग का उपस्थित दिखाई दे, लाल रंग रक्त का होता है, तो इसकी उपस्थिति होती है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण ही रक्त लाल रंग का दिखाई होता है। तो हमारा सही ऑप्शन ऑप्शन सी हो जाएगा, हीमोग्लोबिन। अगला क्वेश्चन देखिए, हमारा शरीर किस पीएच परास के बीच कार्य करता है। तो हमारा जो शरीर है वो हल्का उदासीन है और साथ साथ हल्का क्षारीय परास के बीच कार्य करता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा हो जाएगा 7 से 7.8 तक। तो आपको पता है कि जो उदासीन होता है उसका पीएच 7 होता है, और 7 से आगे बढ़ रहा है तो क्षारीय, और 7 से कम है तो अम्लीय। तो हमारे शरीर का जो पीएच है वो 7 से 7.8 के बीच कार्य करता है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक सेकेंड में चलो। देख चलिए बच्चा लोग, तो हमारा शरीर 7 से 7.8 पीएच के बीच काम करता है। अगला क्वेश्चन कि रुधिर का कौन सा अवयव रक्त स्राव को रोकने में मदद करता है। तो रुधिर का जो प्लेटलेट्स है, अभी हम लोग ऊपर पढ़े ही हैं कि प्लेटलेट्स जो है ये क्या करता है, रुधिर के स्राव को रोकने में मदद करता है। अगला देखिए, स्टोमाटा के खुलने और बंद होने की क्रिया कौन नियंत्रित करती है। अच्छा एक बात बताइए, हम लोगों का जो घर होता है, उस घर में जो मेन गेट होता है उसे हमारे बिहार में द्वार बोला जाता है। बोला जाता है कि नहीं बोला जाता है। तो बताइए, वो जस्ट सामने वाला गेट जो होता है, जो खुलता है और बंद होता है, उसे द्वार बोला जाता है। तो उसी प्रकार से स्टोमाटा में भी खुलने और बंद होने की क्रिया किसके द्वारा नियंत्रित होती है, तो द्वार कोशिकाओं के द्वारा। किसके द्वारा, तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, द्वार कोशिकाएं। अगला क्वेश्चन देखिए, पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है। तो हम लोग अब बहुत अच्छी तरीके से आपको इस क्वेश्चन का आंसर आ जाना चाहिए। गैसों का आदान प्रदान और वाष्पोत्सर्जन, ये दो मुख्य कार्य किसके द्वारा होता है, तो रंध्र के द्वारा। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 27, निम्न में से सबसे तेज धड़कन किसका होता है। ये क्वेश्चन याद रखना है आपको कि सबसे तेज धड़कन जो होता है वो होता है चूहा का। चूहे की जो धड़कन होती है वो सबसे तेज होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, फ्लोएम उत्तकों द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन होता है। तो कार्बोहाइड्रेट का जो परिवहन होता है वो होता है सुक्रोज के रूप में, और सुक्रोज का फॉर्मूला आपको याद रखना है C12 H22O11। ये है सुक्रोज, या नाम याद रखना है, ये है सुक्रोज। और सुक्रोज का जब जल अपघटन कराया जाता है, सुक्रोज के जल अपघटन कराने पर प्राप्त होता है C6H12O6, और फिर प्राप्त होता है C6H12O6, जिसमें से एक को बोला जाता है ग्लूकोज और एक को बोला जाता है फ्रक्टोज। तो याद रखना है आप लोगों को, याद रखना है सुक्रोज का फॉर्मूला C12H22O11, जिसका जल अपघटन कराने पे प्राप्त होता है C6H12O6। एक को ग्लूकोज बोला जाता है और एक को क्या बोला जाता है, तो फ्रक्टोज बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, चलनी नलिका किसमें पाई जाती है। तो याद रखना है आपको, चलनी नलिकाएं फ्लोएम में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है, तो फ्लोएम में पाई जाती है।
अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, आरबीसी की जीवन अवधि कितनी होती है? तो आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल्स, जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं उनकी जीवन अवधि होती है 120 दिनों। कितने दिनों की होती है? तो 120 दिनों की होती है, यानी लगभग 4 महीने की। निम्नलिखित में से कौन सा संवहन उत्तक है? तो जाइलम और फ्लोएम, इन दोनों को ही सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है? तो जाइलम और फ्लोएम को ही सम्मिलित रूप से संवहन उत्तक बोला जाता है। तो अब यहाँ पे जाइलम भी सही है हमारा, फ्लोएम भी सही, सॉरी फ्लोएम भी सही है, जाइलम भी सही है, तो इसलिए ऑप्शन डी हमारा हो जाएगा, बी और सी दोनों। पहला क्वेश्चन देखिए 32 नंबर, रक्त क्या है? तो रक्त एक प्रकार का उत्तक है। अभी हम ऊपर इस प्रकार के क्वेश्चन को किए हैं। रक्त को क्या बोला जाता है? तो रक्त को तरल संयोजी उत्तक बोला जाता है। तो रक्त एक प्रकार का क्या है? तो रक्त एक प्रकार का उत्तक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं हम लोग। मानव हृदय घिरा हुआ है, तो मानव हृदय घिरा हुआ है पेरिकार्डियम से। याद रखना है आप लोगों को कि मानव हृदय किससे घिरा हुआ है? तो मानव हृदय घिरा हुआ है पेरिकार्डियम से। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 34, मनुष्य में श्वेत रक्त कोशिकाओं की जीवन अवधि कितनी होती है? तो जिस प्रकार से आरबीसी यानी लाल रक्त कोशिकाओं की अवधि 120 दिनों की होती है, उसी प्रकार से श्वेत रक्त कोशिकाओं की अवधि जो होती है वो लगभग 12 से 20 दिनों की होती है। अगला देखिए, याद रख, क्वेश्चन नंबर 35, किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं बनता है? तो याद रखना है आप लोगों को, जो मक्खियां होती है, आप लोग मक्खियों से भली भांति परिचित है, तो मक्खियों में जो होता है ये हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 36, ऑक्सीजन का वाहक कौन होता है? तो अभी हम ऊपर आपको बताएं कि पिछले क्वेश्चन में आपको बताएं कि जो आरबीसी है वो क्या करता है? तो आरबीसी का कार्य होता है ऑक्सीजन का वहन करना, डब्ल्यूबीसी का कार्य होता है रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करना, और प्लेटलेट्स का कार्य है रक्त को थक्का जमाना। तो क्वेश्चन है कि ऑक्सीजन का वाहक, तो याद रखना है ऑक्सीजन का वाहक होता है आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल्स। तो ऑप्शन हमारा सी बिल्कुल सही हो जाएगा, आरबीसी। रुधिर चाप नियंत्रित होता है, तो रुधिर चाप जो यानी कि रुधिर चाप नियंत्रित होता है एड्रिनल के द्वारा। किसके द्वारा नियंत्रित होता है? तो एड्रिनल के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिए कि गार्ड कोशिकाएं की कौन सी भित्ति मोटी होती है? तो जो गार्ड कोशिकाएं होती हैं उसकी सबसे भीतरी भित्ति यानी सबसे अंदर वाली भित्ति क्या होती है? सबसे अधिक मोटी होती है। तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा, सबसे भीतरी भित्ति। अगला क्वेश्चन देखिए कि रक्त का लाल रंग निम्न में से किस प्रोटीन की उपस्थिति के कारण होता है? रक्त जो लाल रंग का होता है ये किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण, हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण क्या होता है? रक्त लाल रंग का दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन है कि कोशिका झिल्ली किस प्रकार की होती है? तो कोशिका झिल्ली जो होती है वो अर्धपारगम्य होती है। अब आप लोग पहले समझ लीजिए कि पारगम्य, अर्धपारगम्य और अपारगम्य क्या होता है। पारगम्य हम लोग उसे बोलते हैं जिससे आसानी से कुछ भी पार हो जाता है। आसानी से पार हो जाता है। और अपारगम्य मतलब जिससे कुछ भी पार नहीं होता है, कुछ भी इसके आर पार नहीं होता है। और अर्धपारगम्य हम उसे बोलते हैं जिससे क्या होता है, कुछ चीजें पार हो भी जाती है और कुछ चीजें पार नहीं हो पाती है। तो जो कोशिका झिल्ली होता है ये जो इम्पोर्टेंट पदार्थ होता है इसको पार जाने देती है, और जो वेस्टेज होता है इसे पार नहीं जाने देती है। तो इसीलिए कोशिका झिल्ली जो होती है वो अर्धपारगम्य होती है। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि लसिका का रंग क्या होता है? तो जो लसिका होती है ना वो हल्के पीले रंग की होती है। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा ये क्वेश्चन जो था ये बिल्कुल क्या हो गया, एंड हो गया। तो हम लोग आज 2 चैप्टर कवर किए, एक श्वसन को कवर किया और दूसरा हम लोग कवर किए परिवहन को। तो आप लोगों को डेली रिवीजन करते रहना है, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। Thank you.